जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश कुमार तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा। आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा बैठे आपके अपने जो घर में बैठ के आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो और मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाला हूं। तो आज एक हम बहुत ही अच्छे टीचर से एक्सप्लेन करा रहा हूं जो कि जीके जीएस बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और बड़ी आसान भाषा में आपको समझाएंगे, जो कि मिस्टर संदीप हैं। मतलब इन्होंने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया है और एमपीपीएससी का मेंस 3 बार इन्होंने लिख चुका है। 1 नंबर से एक बार मेरिट आउट हो गए थे, एक 2 नंबर से आउट हो रहे हैं। थोड़ा और इनको मेहनत करने की ज़रूरत है, पर मेहनत करने के साथ साथ अभी इन्होंने जो पढ़ाने का इनका अनुभव है कि कई बच्चे तैयार कर दिए। जैसे कि अभी लेटेस्ट मतलब कि जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आया था। जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में अभी 2 बच्चों का आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में सिलेक्शन हुआ है। मतलब मिस्टर शैलेंद्र द्विवेदी एंड धर्मेंद्र तिवारी जी का आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से जेल प्रहरी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो मैं मतलब मिस्टर संदीप को जो इनका एक्सपीरियंस है 8-10 साल जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और जीके जीएस में बहुत अच्छी कमांड है, आप देखेंगे इनकी क्लास। ओके, हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार तिवारी आपका अपने ऑफिशियल चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मध्य प्रदेश की कुछ जानकारियां दूंगा जो क्या है कि आपके व्यापम एग्ज़ाम और एमपीपीएससी के प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगी, जहां पर आपके एक दो क्वेश्चन हमेशा आपके मिल ही जाते हैं। तो आज हम अगर मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के रूप में देखेंगे तो आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ और जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले मध्य प्रदेश क्या था और मध्य प्रदेश किन नामों से जाना जाता था। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश जो हमारा था तो हम 2 स्थितियों में इसको देख सकते हैं। एक 1947 से पहले की स्थिति और एक 1956 के बाद की स्थिति। जो जब हमारा मध्य प्रदेश 1956 में बना और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारा मध्य प्रदेश क्या था। ठीक, तो अगर हम देखें तो हम अपने मध्य प्रदेश को 3 पार्टों में बांट कर रखे हुए थे, क्योंकि जब पहले 1935 के अधिनियम के द्वारा अगर हम देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बांट कर रखा गया था, जिसमें से पार्ट ए भाग, पार्ट बी एंड पार्ट सी, इन 3 भागों में बांट कर रखा गया था। तो ये वाला पूरा भाग जो अपना आता था तो मध्य प्रदेश का ये भाग जो आता था तो पार्ट ए के अंतर्गत आता था, जिसमें से हमारा इधर से लगा हुआ ये वाला भाग जो छत्तीसगढ़ और यहाँ से ये लगा हुआ भाग हमारा विदर्भ कहलाता था। ये विदर्भ होता था हमारा, ये संपूर्ण भाग हमारा विदर्भ के नाम से जाना जाता था। ये पूरे भाग को हम पार्ट ए के अंतर्गत रखते थे। और इसकी अगर राजधानी उन दिनों पर देखें तो राजधानी इसकी हुआ करती थी आपकी नागपुर। ये नागपुर आपकी राजधानी हुआ करती थी कब? 1947 के पहले। ठीक, अब पार्ट ए का ये वाला भाग और फिर उसके बाद हमारा ये जो आता है पूरा मध्य भारत वाला एरिया जो आता है, तो इधर हम पार्ट बी के अंतर्गत इसको मध्य भारत के संपूर्ण एरिया को पार्ट बी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें 2 राजधानियों के रूप में रखते थे हम। एक यहाँ पर ग्वालियर रखते थे और दूसरी रखते थे इंदौर। 6 महीने के लिए ग्वालियर हुआ करती थी और 6 महीने के लिए इंदौर राजधानी के रूप में हुआ करती थी, जो यहाँ से लगा हुआ राजस्थान और गुजरात की सीमा से होता हुआ ये वाला भाग था। और ये वाला जो हमारा भाग बचता है तो ये वाला संपूर्ण भाग हमारा जाना जाता था विंध्य प्रदेश के नाम से। विंध्य प्रदेश जो था तो हम इसको रखते थे पार्ट सी के अंतर्गत, हम संपूर्ण विंध्य प्रदेश को रखते थे, जिसमें से ये बुंदेलखंड रियासत वाली भाग भी हमारे विंध्य प्रदेश में आते थे। तो अगर हम देखें कि पार्ट ए में कौन सा भाग आता था तो पार्ट ए में फर्स्टली हमारे कौन से, यहाँ छत्तीसगढ़, ठीक, उसके बाद बघेलखंड वाला भाग, बघेलखंड
और विदर्भ वाला भाग, इतने भाग जो आते थे तो हमारे किस में आते थे, पार्ट ए के अंतर्गत, जिसकी राजधानियां हम बनाए उन दिनों पर बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्या, नागपुर राजधानी बनाई गई थी, नागपुर राजधानी रखी गई थी। उसके बाद पार्ट बी वाला भाग अगर हम इधर देखें तो ये संपूर्ण जो भाग आता था तो पार्ट बी के अंतर्गत आता था, और पार्ट बी की राजधानी हुआ करती थी 2, जिसमें से एक राजधानी आपकी हुआ करती थी इंदौर और दूसरी राजधानी आपकी हुआ करती थी ग्वालियर। इन राजधानियों को 6-6 महीने के लिए रखा जाता था। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जानी जाती थी और एक शीतकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम आते हैं, अगर पार्ट सी में देखें तो पार्ट सी का जो भाग आता था हमारा विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र भी विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, बुंदेलखंड क्षेत्र भी विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, जिसमें से राजधानी इसकी हम बना के रखे थे आपकी रीवा। इस प्रकार से 1947 के पहले हमारा मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा हुआ था। अब इसके बाद अगर हम देखें कि जब हमारा मध्य प्रदेश कैसे बना, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी आगे के लिए क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से। जब हमारा मध्य प्रदेश बना तो उस समय क्या स्थिति हुई और क्या क्या इसमें बदलाव आए, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, इसमें बदलाव क्या क्या हुए। तो सबसे पहले एक कोई भी राज्य बनाने के लिए विधेयक पारित होता है, जानते हैं। तब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन दिनों पर इन 3 पार्टों में बटा हुआ था। अब इन 3 पार्टों में प्रशासनिक और राजनीतिक 2 तरह से बांटने के लिए एक था कि हम भाषा के आधार पर बांटें कि इसे प्रशासनिक के आधार पर बांटें। 2 तरह के मुद्दे खड़े हो गए अपने देश के सामने। तो इसमें कुछ समितियों का गठन हुआ, कुछ आयोगों का गठन हुआ। तो 1947 में क्या किया गया कि आयोग गठित किए गए। सबसे पहले हमारा एक आयोग आता है एस.के. धर आयोग, एस.के. धर आयोग। ये जो व्यक्ति थे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, ठीक है। इस आयोग का गठन किया गया और इनको यह कार्यभार सौंपा गया कि आप ये पता करें कि भारत में राज्यों का विभाजन किस आधार पर किया जा सकता है, प्रशासनिक आधार पर कि आपके भाषा के आधार पर। तो इस आयोग ने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया। ये क्या करता है, राज्यों के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या करता है, गठन को मना कर देता है, साफ मना कर देता है कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा, होगा किस आधार पर, तो प्रशासनिक आधार पर। अब इस आयोग की विवेचना करने के लिए एक और आयोग आता है जिसका नाम, जिसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं आपके, एक जवाहरलाल नेहरू, पट्टभी सीताराम रमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम कहते हैं JBR, ठीक है, आयोग। इसमें 3 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इसका काम होता है कि इस आयोग की जो कमियां रही हों उसको देखे और क्या प्रशासनिक आधार या फिर भाषा के आधार पर प्रशासनिक, इसने क्या किया कि हम राज्यों का गठन किस आधार पर करेंगे, प्रशासनिक आधार पर। तो ये कहता है कि सीधे सीधे ये भी मना कर देता है कि हमें राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं करना है, हमें राज्यों का गठन किसके आधार पर करना है, प्रशासनिक आधारों पर करना है। तो ये भी प्रशासनिक आधारों के लिए करता है। अब इसमें 3 व्यक्ति होते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू आपके होते हैं, दूसरे होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और तीसरे होते हैं आपके पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 व्यक्ति इस आयोग के प्रमुख सदस्य होते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि 1951-52 की स्थिति में देखें, अगर 1951 और 52 की स्थिति में देखें तो इस आयोग ने जब मना किया कि हमें क्या, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन
नहीं करना है, हमें राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर करना है जैसे कि पहले हुआ था। ठीक, तो हमारा एक राज्य आता है जो ये विदर्भ है, तो विदर्भ सेक्टर में एक लगा हुआ था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्य में क्या होता है कि वहाँ पुट्टी रामलल्लू एक करके व्यक्ति होते हैं जिन्होंने क्या कर दिया कि आमरण अनशन रख दिया। उन्होंने पूर्ण रूप से भूख प्यास त्याग कर कि हमें अब खाना नहीं खाना है, हमें प्रशासनिक आधार पर विरोध करना है कि राज्यों का बंटवारा प्रशासनिक आधार पर नहीं होना चाहिए। राज्यों का बंटवारा जो होना चाहिए किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। अब अगर एक सवाल ये उठे कि सबसे पहले दक्षिण वाले व्यक्तियों ने भाषा के आधार पर ही क्यों आमरण अनशन किया, उत्तर भारतीय राज्यों ने क्यों नहीं किया? तो अगर हम एक मोटे हिसाब तौर से देखें तो हमारे भारत में जो है तो सबसे ज़्यादा भाषा की विविधता दक्षिण भारतीय राज्यों में पाई जाती है। तो उस आधार पर अगर हम प्रशासनिक आधार पर गठन हो जाता उन दिनों पर, तो भाषाओं को समझने के लिए सबसे बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती। इसको देखते हुए दक्षिण भारतीय राज्यों ने सबसे पहले ये विद्रोह खड़ा किया और 58 दिन के अनशन के बाद इनकी हो जाती है रामलल्लू जी की मृत्यु। अब जब मृत्यु हो जाती है तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में एक दंगा उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पर तब दंगा उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पर बैठे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह निर्णय किया कि आंध्र प्रदेश राज्य को क्यों ना भाषा के आधार पर बना दिया जाए या गठित कर दिया जाए। तो इस आधार पर जब हम देखें तो पहला हमारा जो राज्य बना भाषा के आधार पर वो बना आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना आपका क्या? आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बन गया तो अब ये हुआ, तब एक राज्य भाषा के आधार पर बन गया तो दूसरा और जो राज्य बनने चाहिए वो भी भाषा के आधार पर बनने चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक राज्य भाषा के आधार पर बन जाए और दूसरे राज्य प्रशासनिक आधार पर बन जाए, ये तो नहीं हो सकता। अब इस चीज के लिए क्या किया गया कि कुछ आयोग लाए गए, जिसमें से सबसे पहले एक आयोग आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो आया आयोग कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। यह आयोग जो है तो दिसंबर 1953 में गठित किया जाता है। यह आयोग दिसंबर 1953 में गठित किया गया और इसमें क्या किया गया कि फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फजल अली इसके अध्यक्ष हुए। ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें से फजल अली क्या हुए? अध्यक्ष। दूसरे हुए आपके हृदय लाल कुजरू और तीसरे व्यक्ति होते हैं आपके पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 व्यक्ति बनाए गए जिसमें से ये 2 हुए आपके सदस्य। ये 2 सदस्य हुए और ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब इस आयोग का क्या रीजन था, इसको क्या करना था कि आप भारत की पूरी निरीक्षण करो और देखो कि भारत में जो है तो कितने भाषा के आधार पर कितने राज्य बनाए जा सकते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद जो है तो जो भी गठन होते हैं फजल अली आयोग के बाद कि आगे इसमें क्या क्या संशोधन हुआ और किस तरह से संशोधित हुए, तो हम नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, इतना जरूर याद रखना, क्लास को पूरा देखना तभी आगे समझ में आएगा। और नीचे दिए गए थंब के निशान लाइक बटन को जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।